स्टूडेंट्स, पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था कि रक्त के थक्का जमाने हेतु विभिन्न कारक किस प्रकार होते हैं एवं इनका थक्का जमाने की प्रक्रिया में क्या क्या कार्य होता है। आज हम पढ़ेंगे थक्का बनाने की क्रियाविधि। थक्का बनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कि हम जानते हैं कि रुधिर में फाइब्रिनोजन जो होता है, जो कि घुलनशील पदार्थ होता है, वह अंततः विभिन्न रासायनिक क्रियाओं की श्रृंखला के पश्चात अघुलनशील फाइब्रिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। यह फाइब्रिन जो है एक जालक समान संरचना होती है जिसमें छोटे छोटे धागे की सदृश रचनाएं होती हैं और विभिन्न फाइब्रिन के फाइबर्स मिलकर एक जालक का निर्माण करते हैं और इस जालक में रक्त कणिकाएं फंसकर एक प्लग का निर्माण करती है और इसे थक्का कहा जाता है। थक्का बनने के अंदर हम निम्नलिखित 3 स्टेप्स के अंदर या 3 चरणों में हम इसे पढ़ सकते हैं। पहला है थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना। यह रक्त स्कंदन का पहला चरण है। वास्तव में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये रक्त की संरचना का भाग नहीं होता है, किंतु जब चोट लगती है तो चोटग्रस्त ऊतक जो है वह इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का मुक्त करता है एवं इसके अलावा रुधिर कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स भी फॉस्फोलिपिड्स एवं फैक्टर 3 मुक्त करती हैं, जो कि कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम उत्पन्न करता है। प्रोथ्रोम्बिनेज जो होता है वो प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति के अंदर प्रोथ्रोम्बिनेज की उपस्थिति के अंदर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। इस हेतु भी कैल्शियम आयन की उपस्थिति आवश्यक होती है। अब तीसरा चरण है फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तित होना। जैसा कि हमने देखा कि पद बी या सेकंड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में परिवर्तित हुआ था। अब इस थ्रोम्बिन की उपस्थिति में रक्त में जो घुलनशील प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं, जिन्हें हम फाइब्रिनोजन कहते हैं, यह अघुलनशील फाइब्रिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस हेतु कैल्शियम आयन एवं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर की आवश्यकता होती है, अर्थात फाइब्रिन बनने के पश्चात भी तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फैक्टर 13 जो हमने पढ़ा था वह उपस्थित नहीं हो। इस प्रकार निर्मित फाइब्रिन के जो महीन रेशे होते हैं जो घाव पर जालक का निर्माण करते हैं एवं जिसमें रक्त कणिकाएं अटक कर थक्का बना देती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चोट लगने के लगभग 3 से 8 मिनट में थक्का बन जाता है एवं रुधिर का हास रुक जाता है। हम इस स्कंदन की क्रिया को एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो आपको आगे दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसे। अब आते हैं हम रक्त स्कंदन के सिद्धांतों के ऊपर, अर्थात रक्त के स्कंदन हेतु समय समय पर कई सिद्धांत जो हैं वो प्रतिपादित किए गए। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रिया को अल्टीमेटली पढ़ने से पूर्व या अल्टीमेटली उसके ऊपर पहुंचने से पहले, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कई प्रयोग होते हैं। तो रक्त स्कंदन के हेतु भी 3 प्रकार की थ्योरीज दी गई, किंतु आप जब देखेंगे, इन थ्योरीज को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि थ्योरी कोई भी हो, इसका इनिशियल प्रोडक्ट कोई भी हो, किंतु अल्टीमेटली जो है वो फाइब्रिनोजन, जो कि घुलनशील प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाया जाता है, उसका फाइब्रिन में परिवर्तित होना अंतिम चरण हर जो आपके सिद्धांत हैं उसका है। तो पहला सिद्धांत जो है वो है बेस्ट और टेलर का सिद्धांत, बेस्ट एंड टेलर थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रक्त के स्कंदन के मुख्य 4 कारक होते हैं: थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन, कैल्शियम एवं फाइब्रिनोजन। जैसा कि आप इसमें फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन जो है रुधिर प्लेटलेट्स एवं क्षतिग्रस्त ऊतक जो होता है
वो और प्लाज्मा में उपस्थित कैल्शियम आयन, इनकी उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है, अर्थात चोट लगना आवश्यक है। बिना क्षतिग्रस्त ऊतक की प्रेजेंस के यह थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। थ्रोम्बिन जो है ये प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करेगा एवं उसके पश्चात, जैसा कि हमने पढ़ा था, रक्त कणिकाएं उसके अंदर जम जाएंगी या उनको प्लग कर देंगी, रोक देंगी, और इस प्रकार थक्के का निर्माण होगा। दूसरा है हॉवेल का सिद्धांत। हॉवेल का सिद्धांत जो है, इसके अनुसार एक क्रिया जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन होना, और दूसरा फाइब्रिनोजन का पर थ्रोम्बिन की क्रिया और उसके पश्चात फाइब्रिन में परिवर्तित होना। इस मत के अनुसार चोट लगने पर कोशिकाएं सिफेलिन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है। यह रुधिर में उपस्थित एंटीथ्रोम्बिन अर्थात जो कि थ्रोम्बिन को बनने से रोकता है, प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में परिवर्तित होने को रोकता है, वह एंटीथ्रोम्बिन कहलाता है, या एंटीकोगुलेंट फैक्टर भी हम इसे मान सकते हैं। इसको निष्क्रिय कर देती हैं। कौन निष्क्रिय करता है? सिफेलिन प्रोटीन, जो कि चोट लगने के समय लिबरेट होता है क्षतिग्रस्त ऊतक के द्वारा। अब जब ये एंटीथ्रोम्बिन निष्क्रिय हो गया है तो प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम आयन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाता है, एवं थ्रोम्बिन की उपस्थिति में, जैसा कि हमने पूर्व में भी पढ़ा था, कि थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। इस क्रिया को भी हम एक फ्लो चार्ट की सहायता से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार क्षतिग्रस्त ऊतक जो होता है उसमें सिफेलिन प्रोटीन का स्रावण होता है। सिफेलिन प्रोटीन जो है वो एंटीथ्रोम्बिन को निष्क्रिय कर देता है। एंटीथ्रोम्बिन के निष्क्रिय होने के पश्चात जो है प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयंस की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तित होता है, और आगे के 2 चरण जो हैं दोनों ही मतों में समान है, अर्थात थ्रोम्बिन की उपस्थिति के अंदर फाइब्रिनोजन जो है, जो कि घुलनशील प्रोटीन है, वो अघुलनशील फाइब्रिन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तीसरा मत है फ्लड एवं स्पाइरो का सिद्धांत, या फ्लड एवं स्पाइरो का मत। इस सिद्धांत के अनुसार चोट लगने पर प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बाहर निकलता है। यह एंजाइम कैल्शियम की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर देता है, एवं अन्य मतों के अनुसार ही थ्रोम्बिन रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन को घुलनशील फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। यानी हम देखें तो तीनों ही मतों में अंतिम जो 2 चरण हैं, अर्थात प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तित होना और थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन के अंदर परिवर्तित होना समान है। अर्थात जो 2 चरण हैं वह समान है। प्रारंभिक जो चरण है, जिसमें एक मत में कहा गया है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, दूसरे चरण में कहा गया है थ्रोम्बोकाइनेज बाहर निकलता है, और तीसरे मत में कहा गया है सिफेलिन क्रिया को प्रेरित करता है। अब आते हैं हम स्कंदन का महत्व क्या है। स्कंदन का महत्व, जैसा कि हमने देखा कि यदि चोट लगती है तो छोटी से छोटी चोट लगने पर भी कई बार रक्त का स्राव होता ही रहता है, जैसा कि प्राय हीमोफीलिया के रोगियों में होता है। ये हीमोफीलिया एक्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, जिससे कि रोगी के रक्त का स्राव लगातार छोटी से छोटी चोट पर भी लगातार बना रहता है, और ऐसी स्थिति के अंदर कई बार व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और ऐसे केसेस के अंदर चिकित्सा के अंदर एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन जो है वो रोगी को इंजेक्ट किया जाता है या उसे दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि बड़ी चोट है तब तो इसके लिए शल्य चिकित्सा आवश्यक होती है, किंतु छोटी चोट जो होती है उससे हमारा शरीर जो है अपनी कार्यकी के माध्यम से जो है उसका रक्तस्राव या रक्तहास को रोकने में सक्षम होता है, किंतु हीमोफीलिया की स्थिति के अंदर ऐसा नहीं होता है। अतः हम समझ सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर या स्वस्थ व्यक्ति के लिए थक्का बनना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर थक्का नहीं बनेगा तो छोटी से छोटी चोट
के लिए भी हमें चिकित्सीय परामर्श लेना पड़ेगा, जो कि हमारे शरीर में कई बार जो है विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के दौरान या विभिन्न नियमित क्रियाओं के दौरान भी कोई छोटी से छोटी चोट लग सकती है, किंतु हमारा जो शारीरिक कार्य की है वो इस प्रकार की है कि आसानी से इन चोटों को जो है रिपेयर कर सकती हैं और ब्लड लॉस को या रक्त के ह्रास को रोक सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब आप चित्र देखिए। इस चित्र की सहायता से हम आसानी से रक्त के थक्का बनने की क्रिया को समराइज कर सकते हैं या उसके जो है समरी को देख सकते हैं, और इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से जो है उसको मेमोराइज कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं। अतः मैं आपसे कहूँगी कि इस चित्र को एक बार आप बनाकर देखिए और उसके पश्चात आपको चित्र की सहायता से ही आप जो हैं पूरे प्रोसेस को या पूरी क्रिया को जो है आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अतः परीक्षा की दृष्टि से आप इस चित्र को अवश्य मेमोराइज करें, अवश्य बनाकर याद करें। थैंक यू।